नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भारत में आए यूरोपियों के बारे में देखे थे। इन यूरोपियों में 5 कंपनियां भारत के अंदर आई थी, जिसमें से जो अंग्रेज थे उन्होंने यहाँ पर शासन किया था। तो आज देखेंगे कि गवर्नर और गवर्नर जनरल यानी जो अंग्रेज थे, ये अंग्रेज गवर्नर जनरल कैसे बने थे, गवर्नर कैसे बने थे, भारत में शासन कैसे स्थापित किए थे। सबसे पहले इसने बंगाल के ऊपर क्या किया था, शासन शुरू किया था। उसके बाद दिल्ली है वो जीते थे, और दिल्ली पर जीतने के बाद यानी भारत के ऊपर क्या बने थे, गवर्नर जनरल बने थे। तो देखते हैं कैसे यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी स्थापना तो 1600 ईस्वी के अंदर जब जहांगीर का समय था उस समय हो गई थी। तो यहाँ देखते हैं कि जो बंगाल है, इस बंगाल को इसने कैसे कब्जे के अंदर लिया, मतलब अपने अधिकार में लिया, और यहाँ से अपनी राजनीति है वो यहाँ से शुरू कर दी थी। यानी यहाँ से भारत के अंदर शासन माना जाता है कि भारत में अंग्रेजों का जो शासन है, प्लासी के युद्ध के बाद जो बक्सर का युद्ध हुआ था, वहां से शुरुआत मानी जाती है कि अंग्रेज हमारे ऊपर क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो देखते हैं कैसे किया। तो बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव यानी पहला गवर्नर जनरल है वो ब्रिटेन से भेजा गया था भारत के ऊपर। यानी जो कंपनी थी, उस कंपनी के जो कार्य है वो कार्य निष्पादित करवाने के लिए, उसके जो कार्य थे, यानी जो कंपनी कार्य कर रही थी, व्यापार कर रही थी यहाँ पर, तो उस व्यापार को करवाने के लिए, उसकी देखरेख के लिए गवर्नर को भेजा गया था। कहां से? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन का जो शासन था, यानी ब्रिटेन शासन कर रहा था, और कंपनी जो अधिकार थे यानी भारत के अंदर जो व्यापार कर रही थी, तो वो सभी के सभी अधिकार इस समय तो थे ब्रिटेन के पास। ठीक है, यानी ब्रिटेन है वो ही जैसे कह रहा है वैसे करना पड़ रहा है इनको। तो बंगाल के गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को इसमें सबसे पहले, यानी अंग्रेज सरकार थी उसने भेजा था। तो अंग्रेज सरकार ने किसको भेजा है? सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव को भेजा है। रॉबर्ट क्लाइव पहला व्यक्ति है जो गवर्नर बना था। कहाँ का? बंगाल का। तो बंगाल का गवर्नर पहला व्यक्ति कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसको करना होगा आपको कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कब कब शासक बना? तो ये बना था 1757 से लेकर 1760। उसके मध्य में ये फिर वापस चला गया था, फिर 1765 से वापस 1767 ईस्वी के मध्य बना था। यानी हम जो ये मुख्य मुख्य हैं जिन्होंने भारत के संदर्भ में जो कार्य किए हैं, उन्हीं के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से जो गवर्नर थे वो अच्छे थे, और उन्होंने जो कार्य किया है, अच्छा कार्य किया है, बुरा कार्य किया है, वो चीजें हम देखेंगे। बाकी के जो आपके एग्जाम में आते भी नहीं है वो हम गवर्नर नहीं देखेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव है वो पहला बंगाल का गवर्नर बन गया था। कब? 1757 से लेकर 1760 ईस्वी के मध्य, और 1765 से 1767 2 साल के लिए बाद में बना था। तो ये आया है, तो यहाँ बंगाल का पहला गवर्नर हो गया। उसके बाद क्या है, इसने द्विवेद शासन लगा दिया था। द्विवेद शासन का मतलब इसकी जो कंपनी थी उसका भी क्या हो रहा था, यहाँ पर भारत पर जो बंगाल था, इस बंगाल पर एक तो शासन चल रहा था किसका? मुगलों का, और एक चलने लग गया इनका। तो दो इनके क्या हो गए थे, यानी दोहरा शासन इसके समय चला था। इसके समय क्या होता है कि 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई होती है, यानी प्लासी का युद्ध होता है। तो 1757 ईस्वी के अंदर इसी के समय होता है। उस समय क्या होता है कि जो सिराजुद्दौला है यहाँ का नवाब था, तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, उसके साथ इसे रॉबर्ट क्लाइव का युद्ध होता है, जिसके अंदर रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। अब अधिकार किसका हो गया? रॉबर्ट क्लाइव का हो गया। तो रॉबर्ट क्लाइव भी क्या करता है, यहाँ पर द्विवेद शासन लगाता है। यानी जो नवाब तो जो जनता से कुछ वसूल रहा था वो तो ठीक है, लेकिन अब कौन वसूलने लग गया? ये रॉबर्ट क्लाइव भी वसूलने लग गया। उसके बाद क्या होता है कि जो बीच के अंदर, यानी जो 1757 से 1760 से ये चला गया था, 1765 में वापस आया था। तो 1764 ईस्वी के अंदर यहाँ का गवर्नर था वेंसीटाट। कौन था? वेंसीटाट यहाँ का गवर्नर था। उसके समय क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। ये बक्सर का युद्ध इस बात के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, यही भारत में अंग्रेजों की स्थापना करवाने में सक्षम है। यानी इसी से क्या मानी जाती है, भारत में स्थापना मानी जाती है। जो बक्सर का युद्ध है ये महत्वपूर्ण युद्ध है। प्लासी की लड़ाई तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन जो ये युद्ध होता है ना, बक्सर का युद्ध, ये बक्सर का युद्ध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से तो होता है। हेक्टर मुनरो, यानी हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो हेक्टर मुनरो है, और उनके सामने थे शाह आलम द्वितीय। ये तो मुगल बादशाह था उस समय का, यानी मुगल बादशाह चल रहे थे। मुगल बादशाहों के बारे में तो आपने पता ही है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मुगल का पतन होने लग जाता है। धीरे धीरे मुगल हैं वो समाप्त होने लग जाते हैं, और अंग्रेज क्या है, आने लग जाते हैं। दक्षिण भारत के अंदर जो अपने मराठा थे, उन मराठाओं ने एक बार कोशिश की थी अटक से कटक करके लहराने की, यानी हिंदू साम्राज्य बनाने की, लेकिन वो भी सक्षम नहीं हो पाए थे। तो ये अंग्रेज है, ये अंग्रेजों ने अपना अधिकार यहाँ से जताना शुरू कर दिया, क्योंकि शाह आलम द्वितीय है ये निर्बल, थोड़ा मतलब इतना पावरफुल वाला जो शक्तिशाली शासक नहीं था। तो ये दिल्ली का शासक तो शाह आलम द्वितीय था, और सुजाउद्दौला है ये अवध का नवाब था, जो इस युद्ध में, यानी जो बक्सर का युद्ध लड़ा जा रहा था, इस युद्ध में ये भी था। और मीर कासिम, यानी 3 लोग हैं। ये 3 लोग होकर भी इस हेक्टर मुनरो है इसको पराजित नहीं कर पाते हैं। तो ये बक्सर का युद्ध है, ये लड़ा जाता है, और ये हेक्टर मुनरो है ये जीत जाता है। यानी अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर स्थापित हुई थी, वो क्या करती है, जो भारत के मुगल थे उनको भी हरा देती है। जो वहां के नवाब थे
सुजाउद्दौला, इसको भी हरा देती है। मीर कासिम था, इस मीर कासिम को भी ये हरा देते हैं। तो ये 3 लोग थे, तीनों अलग अलग पदों पर थे, तो तीनों को इसने हरा दिया हेक्टर मुनरो ने। और क्या कर दिया है, बक्सर का जो युद्ध है वो इसने जीत लिया है। तो हेक्टर मुनरो है ये वास्तविक माना जाता है जो अंग्रेज हैं, यानी यहाँ पर अंग्रेज स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, हेक्टर मुनरो को जाता है। इसके बाद क्या होता है, वॉरेन हेस्टिंगस आता है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंगस आता है 1772 से लेकर 1785 ईस्वी, तो इसका शासनकाल है। इसके शासन काल में क्या होता है कि 1772 ईस्वी में द्विज शासन हटाया जाता है। द्विज शासन लगाया किसने था, तो क्लाइव ने लगाया था। हटाया कौन है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स है। तो ये पहला क्वेश्चन ये आएगा कि जो द्विज शासन है वो हटाने का श्रेय किसे जाता है, द्विज शासन किसने हटाया था, तो ये पहला अंग्रेज था कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसी के समय एक जिला कलेक्टर है, उसका पद का सृजन किया गया था। जो जिला कलेक्टर है वर्तमान समय में चल रहा है। तो ये कार्यभार है वो कम करने के लिए, जो कार्यभार ज्यादा हो गया था तो उसको कम करने के लिए ये अलग पद बनाया गया था जिला कलेक्टर का, जो वर्तमान समय में भी प्रचलित है। उसके बाद आता है 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। इसके तहत ये कहा जाता है कि अगर कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई है, उसे ये बोला गया कि अगर आप भारत के अंदर शासन करना चाहते हैं या फिर व्यापार करना चाहते हैं तो कोई भी एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार करना पड़ेगा तो व्यापार ही करो, फिर शासन नहीं करना है, शासन करना है तो फिर व्यापार नहीं करना है। तो यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने क्या कर लिया था, भारत के ऊपर अपना शिकंजा जमा लिया था। तो इन्होंने मना कर दिया कि हम व्यापार नहीं करेंगे, हम तो भारत के ऊपर शासन ही करेंगे। तो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के अंदर ये बातें थी। तो गवर्नर से क्या, अब रेगुलेटरी एक्ट के तहत क्या हो गया कि गवर्नर जो पद था इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी गवर्नर जनरल क्या से मतलब क्या हुआ, यहाँ क्या हो गया, भारत में अब अंग्रेज शासन करने लगे, व्यापार है वो छोड़ दिया इन्होंने। उसके बाद क्या है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर के रूप में पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर कौन था, यानी गवर्नर का पद स्टार्ट हुआ था, तो गवर्नर कौन है अंतिम, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। अब वो वॉरेन हेस्टिंग्स ये मना कर देता है कंपनी, जो ब्रिटेन था, यानी ब्रिटेन के जो शासक थे, ब्रिटेन के शासक ही तो सामान दे रहे थे जिससे वो व्यापार कर रहे थे, जो भी सामान था वो उसी से तो व्यापार कर रहे थे भारत के अंदर। तो वो चीजें हैं वो क्या कर रहा है, फिर ये मना कर देता है कि हम तो शासन ही करेंगे, हम व्यापार क्यों करेंगे। तो इसने क्या कर दिया, फिर यहाँ पर उसने इस रेगुलेटरी एक्ट के तहत एक नया पद सर्जित कर दिया गवर्नर जनरल का। यानी गवर्नर के आगे और क्या लगा दिया, जनरल। तो गवर्नर जनरल कहने लग गया। गवर्नर जनरल कौन हो गए, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो भारत का ना हो गया, अभी बंगाल का ही है, भारत का नहीं है। अभी भारत ने तो जीता ही नहीं है, भारत को पूरे भारत के ऊपर तो शासन किया नहीं। इसने क्या किया है, बंगाल के ऊपर क्या किया है, शासन किया है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल इसे बना दिया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए तो वॉरेन हेस्टिंग्स, अंतिम गवर्नर पूछ लिया जाए तो भी वॉरेन हेस्टिंग्स है। इसके समय क्या होता है, और इसके समय के जो कार्य हैं उनके अंदर है 1774 ईस्वी के अंदर कलकत्ता में अब न्यायालय की भी आवश्यकता पड़ी, न्यायालय की स्थापना करवाई इसने। 1774 के अंदर क्या करवाया, न्यायालय की स्थापना करवाई। एससी जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना किसने करवाई, ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने करवाई, जिसका मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया, यानी एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था लॉर्ड एलिजा एम्पे। तो लॉर्ड एलिजा एम्पे के बारे में पूछा जाता है कि जो मुख्य न्यायाधीश कौन था, यानी जो कोलकाता न्यायालय बना था उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो ये है लॉर्ड एलिजा एम्पे। इसी के बाद एलिजा एम्पे बनता है। इसी के समय क्या होता है, 1774 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया एक्ट आता है। इस एक्ट के तहत क्या कहा गया, इसके ऊपर महाभियोग लगा दिया गया। इसके ऊपर वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग लगा दिया गया कि तुम अपने जो अधिकार हैं उनका गलत प्रयोग कर रहे हो, जो भारत है उसके ऊपर गलत शासन, गलत तरीके से शासन कर रहे हो, यानी हमारी बातें नहीं मान रहे हो। इसके लिए क्या कर दिया गया था, इसके ऊपर महाभियोग लगा दिया गया 1774 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत। और इसको वापस कहाँ बुला लिया गया, ब्रिटेन बुला लिया गया, यानी इसको यहाँ पर पद त्यागना पड़ा था। इसी के समय और क्या होता है कि 1780 ईस्वी के अंदर प्रथम डाक कार्यालय की स्थापना होती है कलकत्ता के अंदर। डाक कार्यालय है, यानी जो ब्रिटेन से डाक आती थी वो कहाँ आती थी, बंगाल के, जो बंगाल था बंगाल की कलकत्ता थी, तो यहाँ पर यह पहली डाक आती थी। तो डाक कार्यालय की स्थापना करवा दी कि डाक यहाँ पर आ जाए, और जो कार्य हैं जो क्या करना है क्या नहीं करना है उन्हीं के आधार पर, तो ये ब्रिटिश इंडिया एक्ट था तो वो करना था। ठीक है, तो डाक कार्यालय की स्थापना कहाँ होती है, कलकत्ता के अंदर 1780 में होती है। 29 जून 1780 को क्या होता है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र जिसका नाम था बंगाल गजट, ये प्रकाशित होता है। तो बंगाल जो गजट था ये प्रकाशित क्यों करवाया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो अंग्रेज थे, यानी भारतीय तो अंग्रेजी जानते नहीं थे, और जो अंग्रेज थे जो यहाँ पर व्यापार कर रहे थे उनके लिए एक समाचार पत्र शुरू कर दिया गया, शुरुआत कर दी गई बंगाल के अंदर, जिसका नाम बंगाल गजट था। ये बंगाल गजट प्रकाशित करने वाला व्यक्ति कौन था, यानी बंगाल का जो प्रकाशन है ये तो कब हो गया है, इस समय हो गया 1780 के अंदर, यानी 29 जून 1780 ईस्वी के अंदर क्या हो गया था, अखबार छपने लग गया था। इसका जो संपादक करता कौन था, तो उसके बारे में पूछा जाता है। तो संपादक करता है वो कौन था, तो संपादक करता है इसका जेम्स ऑगस्ट हैकी।
वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद अगला जो गवर्नर जनरल बन के आया था वो आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या है कि बंगाल का सेकंड गवर्नर जनरल होता है, गवर्नर जनरल, ठीक है। तो जनरल कौन होता है? सेकंड गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है। इसके समय 4 सत्र न्यायालय, यानी जो कलकत्ता के अंदर न्यायालय स्थापित करवाया था उसके लिए सहायक न्यायालय की भी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उसकी सहायता की उसके ऊपर लोड ज्यादा हो गया था। तो उसके लिए 4 सत्र न्यायालय हैं, उनकी स्थापना करवाई 21 अप्रैल 1793 ईस्वी के अंदर, जिसमें कलकत्ता था वहां पर, एक मुर्शिदाबाद, एक पटना और ढाका। जो बंगाल था वो बांग्लादेश है, वो बाद में बना था दूसरा देश, ठीक है। तो ढाका है, पटना है, मुर्शिदाबाद है, कलकत्ता है। यहाँ पर 4 जो सर्वोच्च न्यायालय था उसके लिए सहायता के लिए 4 सत्र न्यायालय की स्थापना करवाई इसने। इसके बाद आईसीएस जो भारतीय नागरिक सेवा है उसका मौका मिला, यानी जो आईसीएस है उसके एग्जाम देने का मौका अंग्रेजों को ही मिला। यहाँ पर किसको मिला? अंग्रेजों को, कि अंग्रेज हैं वो भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा है उसका प्रचलन करवाया, यानी अंग्रेज हैं तो वो क्या कर सकते हैं यहाँ पर इंडियन सिविल सर्विसेज, यानी उसकी शुरुआत अंग्रेजों के लिए हुई थी। उसके बाद 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793 ईस्वी में चार्टर एक्ट आता है। इस चार्टर एक्ट के तहत क्या होता है कि ब्रिटेन है, इस ब्रिटेन के वहाँ के जो शासक थे वो उन्होंने कहा कि जो कंपनी थी भारत के अंदर, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार कर रही थी, उनके व्यापार के जो अधिकार पत्र था उसको 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है कि आप 20 वर्ष और काम कीजिए, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर व्यापार करना है कि नहीं करना है, वापस बुला लिया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा। तो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया कि 20 वर्ष और काम करो, क्योंकि यहाँ पर विरोध तो हो नहीं रहा था, शासन भी करने लगे थे तो विरोध नहीं हुआ। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है कोई नहीं, करने देते हैं। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट है वो भी सफल होते जा रहा था, यानी 20 वर्ष तक जो कंपनी थी उस कंपनी का कार्य और बढ़ा दिया गया। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कर दी गई। ये ऐसा शासक है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिस यानी जो गवर्नर ऐसा है जिसकी भारत के अंदर मृत्यु हुई थी, यानी एकमात्र ऐसा गवर्नर या गवर्नर जनरल कह सकते हैं। तो गवर्नर जनरल एकमात्र ऐसा है जिसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी। जिसकी समाधि है, जिसकी कब्र है वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर बनवाई गई है। कॉर्नवालिस के बाद अगला जो शासक आता है वो आता है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल रहता है 1758 से लेकर 1805 ईस्वी तक। इसका जो मुख्य कार्य था वो था सहायक संधि करना, यानी जो रियासत थी उनसे सहायक संधि करके अपने अधिकार में ले लेना। तो सहायक संधियों के तहत उनका कार्य करना, जैसे किसी दूसरे, जैसे मुगल थे, जो मराठा थे, वो अगर आपको तकलीफ करते हैं तो हमें याद कीजिए, यानी अंग्रेज हैं वो सारा देंगे, और सारा देने के बहाने क्या कर लेते थे? अपने अधिकार में वो क्षेत्र ले लेते। तो सहायक संधि का जो जन्मदाता है वो लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। इसके तहत सहायक संधियां हुई थी, ठीक है। तो 1758 से लेकर 1805 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि है उसके लिए जाना जाता है। 1800 ईस्वी के अंदर इसने क्या किया था? कोलकाता के अंदर जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना करवाई थी, यानी कि अंग्रेज हैं वो अंग्रेज अब पढ़े, यानी अंग्रेजों के बच्चे भी तो थे यहाँ पे, तो अंग्रेजों के पढ़ने के लिए यहाँ पर कॉलेज की स्थापना की गई, यानी 1800 ईस्वी के अंदर कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता का ये यहाँ का अड्डा था, यहाँ का मुख्य इनका वो था, क्षेत्र था, इसलिए कलकत्ता के अंदर ही फोर्ट विलियम कॉलेज है। उसकी स्थापना कौन करवाता है? लॉर्ड वेलेस्ली करवाता है। उसके बाद दिल्ली के ऊपर 1803 ईस्वी के अंदर यहाँ क्या करता है? जो मुगल थे इसमें मुगलों को हराकर क्या करता है? अधिकार कर लेता है। तो यहाँ दिल्ली हो रही है, यानी भारत के ऊपर, पूरे भारत के ऊपर यहाँ से शासन शुरू होगा। यानी दिल्ली कब जीती है? 1803 ईस्वी में जीती है। किसके समय जीती है? लॉर्ड वेलेस्ली के समय जीती है। इसी के समय भारत का जो समाचार पत्र था इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, यानी भारत के ऊपर जो बंगाल गजट था इसके ऊपर क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था कि भारतीयों को कोई सूचना हो नहीं। इसके लिए क्या कर दिया इसने? भारतीयों पर जो समाचार पत्र था उसको प्रतिबंधित करवा दिया गया। उसके बाद अगला जो गवर्नर आता है वो आता है लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक रहता है। इसके समय 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि होती है। अमृतसर की संधि है वो रणजीत सिंह के साथ होती है, वहाँ के शासक रणजीत सिंह थे, यानी पंजाब है, पंजाब के अंदर ही है अमृतसर। तो यहाँ पंजाब के शासक कौन थे? रणजीत सिंह थे। जो रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के साथ क्या होती है? अमृतसर की संधि होती है। इसी के समय 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट आता है, यानी जो 1753 में आया था, तो 20 साल हो गए यहाँ पर आकर। 1813 ईस्वी के अंदर क्या हो गया था? 20 साल हो गए थे। अब इसके तहत वापस फिर 20 साल बढ़ा दिया गया, यानी कंपनी है वो अभी भी क्या कोई तकलीफ नहीं आ रही थी, तो इसलिए इसने 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग आता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग कब आता है? 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक आता है। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल था इसका पद तो हटा दिया गया। 1803 में वो जीत के थे कौन? दिल्ली। लेकिन 1829-30 के मध्य जाकर क्या हो रहा था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इसको बनाया गया। तो 1828 ईस्वी के अंदर मानिए कि आप भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना है। यहाँ पर भारत के ऊपर शासन शुरू हुआ है इनका।
इसके समय क्या होता है, इसके समय क्या क्या कार्य होते हैं वो देखते हैं। तो इसने के समय 1829 ईस्वी में राजाराम के सहयोग से, यानी राजाराम थे, उनकी भाभी है वो सती हो गई थी, यानी इनके भाई हैं वो एक्सपायर हो गए थे। उसके साथ क्या हो गई थी, उनकी जो पत्नी या उनकी भाभी थी राजाराम की, वो क्या हो गई थी, सती हो गई थी। उससे ये मतलब गलत प्रभाव देखकर राजाराम ने इस पेंटिंग को बोला कि आप इसको बंद कीजिए। तो इसने 1829 ईस्वी में राजाराम के कहने पर, या राजाराम है उसके कहने पर क्या कर दिया था, इसने सती प्रथा है उसके ऊपर रोक लगाई। कब लगाई, 1829 ईस्वी के अंदर। उसके बाद इसने 1830 ईस्वी के अंदर ठगी प्रथा थी, यानी जो ठगे जाते थे तो वो ठगी प्रथा है वो भी बंद कर दी। उसके बाद 1833 ईस्वी में नरबलि, यानी मानव का जो शरीर है उसमें कोई भी हिस्सा है, यानी कोई भी हिस्सा काट दिया जाता था तो नरबलि थी, उस नरबलि पर भी इसने क्या लगा दिया है, 1833 ईस्वी में रोक लगा दी गई है। 1833 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, जो राजकीय भाषा, यानी जो अंग्रेज थे, अंग्रेज शासन करने लगे तो अब इनकी राजकीय जो भाषा थी वो क्या हो गई, अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी को मान्यता दे दी गई 1833 ईस्वी में। तो अब भारतीय जो अंग्रेजी हिंदी ने होकर क्या होने लगी थी, राजकीय भाषा अंग्रेजी हो गई थी। और जो भारतीय थे, इन भारतीयों के लिए अनिवार्य कर दिया कि आप भी अंग्रेजी पढ़िए, यानी अंग्रेजी है वो अनिवार्य कर दी गई थी। किसके समय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय, यानी भारतीयों के ऊपर भी ये अंग्रेजी थोप दी गई थी। उसके बाद क्या है, लॉर्ड चार्ल्स मेडकोप आता है। लॉर्ड चार्ल्स मेडकोप है, इसके समय में एक ही काम हुआ था, इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि जो प्रेस बंद की थी, जो अखबार बंद किया गया था, उसको वापस इसने शुरू किया था। तो प्रेस का मुक्तिदाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चार्ल्स मेडकोप है, ये प्रेस का मुक्तिदाता है, 1 साल के लिए आया था 1835 से लेकर 1837 ईस्वी के मध्य। बाद आता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी है, इसका समयकाल 1848 से लेकर 1856 तक रहता है। 1848 ईस्वी में ये पंजाब का दलीप सिंह था, इस दलीप सिंह को ये बंदी बना लेता है, बंदी बनाकर ब्रिटेन भेज देता है। और ब्रिटेन में इसके साथ ही क्या करता है, कोहिनूर हीरा इसके पास था, तो वो कोहिनूर हीरा है वो विक्टोरिया को, यानी जो महारानी थी ब्रिटेन की, उसको ये भेंट करता है। कौन करता है, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी क्या कर रहा है, कोहिनूर हीरा है वो भेंट कर रहा है, क्योंकि इससे पहले कहा था नादिर शाह के पास था, यानी नादिर शाह का आक्रमण भारत के ऊपर मिलता है, उसने मयूर सिंहासन को लिया था, यानी शाहजहां का जो मयूर सिंहासन था उसी में तो जड़ा हुआ था ये कोहिनूर हीरा। उसके बाद ये रणजीत सिंह के पास आता है, रणजीत सिंह से कहा जा रहा है डलहौजी। डलहौजी किसके पास भेज रहा है, अपनी जो महारानी थी विक्टोरिया, उस विक्टोरिया के पास। वर्तमान समय में जो विक्टोरिया थी उसके जो ताज था, उस ताज के अंदर ये स्थापित है, यानी ताज के अंदर लगा हुआ है कोहिनूर हीरा। उसको भेंट करने वाला कौन है, लॉर्ड डलहौजी। ये था किसके पास, दलीप सिंह के पास था। ये 1848 में कहा गया था, ब्रिटेन गया था। इसके तहत इसने क्या किए थे, इसके कार्य क्या है तो वो देखते हैं। इसने हड़प नीति शुरू कर दी थी, यानी जो रियासतें थी उन रियासतों को हड़पना ही शुरू कर दिया। जो सहायक संधि थी वो तो वेलीज लेने की थी, अब क्या करने लग गया, उसको हड़पने लग गया। हड़पने में इसने 2-3 बातें रखी थी, जिसके अंदर मुख्य बात तो ये थी कि जिसके मतलब पुत्र नहीं होगा, यानी जो उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो वो डायरेक्ट ही जो रियासत है वो किसके संदर्भ में आ जाएगी, वो अंग्रेजों के संदर्भ में आ जाएगी, यानी अंग्रेज हैं वो शासन करेंगे। यानी जिस किसी भी राजा के क्या नहीं होगा, उत्तराधिकारी नहीं होगा, वो रियासत किसके पास आ जाएगी, अंग्रेजों के पास आ जाएगी। इसने इसके तहत क्या किया, यानी जो हड़प नीति थी इसके तहत इसने सबसे पहले, यानी प्रथम जो रियासत हड़पी वो थी सतारा। जो सतारा कहाँ थी, महाराष्ट्र के अंदर थी, जिसमें शिवाजी महाराज जिसके पुत्र संभाजी थे, और संभाजी के पुत्र साहू जी है, उनके मध्य क्या होता है, राजाराम और साहू, उसके मध्य यानी तारा का पुत्र था राजाराम, तो उनके मध्य क्या होता है, इस तरह को लेकर बहुत सारी मतलब गतिविधियां होती हैं। वो चीजें हैं मराठाओं के अंदर। तो मराठा क्या है, मराठाओं की जो पहली सतारा है इसको किसने हड़पा है, सबसे पहले इसने हड़पा है, किसने, इस डलहौजी ने। और अंतिम रूप से अवध को हड़पा था। अंतिम रूप से किसको हड़पा था, अवध को। अवध का नवाब कौन था, सुजाउद्दौला था। अवध का नवाब कौन था, सुजाउद्दौला था, जिसको किसने हराया था, हेक्टर मोनरो ने। किस युद्ध में हराया था, बक्सर के युद्ध में हराया था। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद एक लॉर्ड डलहौजी के समय में ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो शिमला थी। इसके बाद क्या होता है, 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट फिर आता है, यानी 20 साल अब हो गए थे। 1833 से 1853 में 20 साल हो गए थे, तो चार्टर एक्ट है वो वापस आया था। इसके तहत क्या हुआ था, आईसीएस है, उसमें भारतीयों को लिखित परीक्षा का मौका मिला कि भारतीय हैं वो अब अंग्रेजी तो सीखते हैं, क्योंकि अंग्रेजी जो भाषा है 1835 में लागू कर दी गई थी, शिक्षा लागू कर दी गई थी। उसके तहत क्या किया गया है, फिर अब जो परीक्षा थी आईसीएस जो स्थापना की थी, उसकी जो परीक्षा है वो लंदन में लगने लगी। यानी लंदन में आप देखिए अब अधिकारी बन सकते हैं भारत के अंदर। जो अंग्रेज हैं उनके शासन में क्या करवा सकते हैं, कार्यभार है उसको बंटवा सकते हैं, उसमें क्या करवा सकते हैं, सहायता करवा सकते हैं। उसके लिए आईसीएस है, यानी भारतीय है वो लिखित परीक्षा ब्रिटेन में हो रही थी, लंदन में हो रही थी, ब्रिटेन लंदन, और इसे क्या कह सकते हैं,
और क्या नाम है इसका, इंग्लैंड। तो ये 3 नाम है, ठीक है। तो लंदन के अंदर क्या होने लगी थी परीक्षा, किनकी होने लगी थी, भारतीयों की। अब भारतीयों ने वहां पर जाकर एग्जाम दी, तो इसके अंदर सबसे पहले यानी पहला ICS जो अधिकारी बन के आया था वो आया था सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये सत्येंद्र नाथ टैगोर है, ये इस एग्जाम को फाइट कर लेता है। ये सत्येंद्र नाथ टैगोर है, ये पास कर लेता है। सत्येंद्र नाथ टैगोर है वो रविंद्र नाथ टैगोर की भाई हैं। उन्होंने गीतांजलि लिखी थी जिसमें हमें भारतीय संविधान था, उसमें क्या दिया था, राष्ट्रीय गान है वो हमें भारत को दिया है। तो राष्ट्र गान किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, जिसने गीतांजलि लिखा था और उसको नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। तो इसका भाई है कौन, सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिसने कौन सी एग्जाम पास की थी, ये ICS की जो एग्जाम थी उसको पास किया था 1922 ईस्वी के अंदर। फिर ये भारत में आयोजित होने लगी, यानी भारत के अंदर ये लगने लग गई थी 1926 ईस्वी के अंदर। UPSC की स्थापना भारत के अंदर होती है, यानी संघ लोक सेवा आयोग है, इसकी स्थापना भारत के अंदर होती है। इसे भारतीय प्रशासनिक सेवा हिंदी में कहा जाता है, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, संघ लोक सेवा कहा जाता है। इसके बाद अंतिम जो गवर्नर जनरल था, या गवर्नर जनरल कौन था अंतिम, तो लॉर्ड कैनिंग था, यानी लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल था। 1856 से 1862 ईस्वी तक इसका समय काल माना जाता है। इसने जो विधवा और पुनर्विवाह था उसको क्या करवाया था, इसका बिल पास करवाया था। तो विधवा पुनर्विवाह बिल है वो किसके समय पास हुआ है, लॉर्ड कैनिंग के समय पास हुआ है। ये प्रथम वायसराय होता है, कौन होता है प्रथम वायसराय, लॉर्ड कैनिंग में होता है। इसके समय 1857 की क्रांति है, इसका अलग जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। 1858 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम है ये लॉर्ड कैनिंग के समय होता है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है। और इसी के साथ क्या होता है, 1857 की क्रांति के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आएगा, उसके तहत अभी इसका जो पद था वो बदल दिया जाएगा, यानी भारतीयों को फिर पागल बनाया जाएगा, क्योंकि जो ये पद है वो बदला ही जा रहा था, बाकी कार्य तो वही हो रहे थे। यानी वायसराय का पद कर दिया जाएगा अब, और वायसराय कौन बन जाएगा, कैनिंग बन जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। तो अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर हमने गवर्नर और गवर्नर जनरल दोनों पढ़ लिए हैं। बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल, ये अलग अलग जो पद हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो ये चीजें, और लॉर्ड कैनिंग है उनको भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय कहा जाता है। तो भारत के प्रथम वायसराय से जो कल की क्लास होगी वो हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में आपको समझ में आएगा उम्मीद करूं, और आप हैं वो शेयर नहीं करते हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि क्या अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, और अगर समझ में नहीं आता तो समझने की चेष्टा करें। और तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं तो क्लासों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।